हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना इंडियन एक्सप्रेस जो है वो कवर करते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो एक ग्राफ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कोविड केस का जो अपने इंडिया में है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे केसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और आपको भी एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जो भी प्रेजेंट टाइम में केस हैं अगर मैं बात करूं तो 11,55,000। ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हर दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे 1 लाख केसेस बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कल की डेट में 12 लाख केसेस हो भी जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके साथ अगर रिकवर्ड पेशेंट देखें तो 7,24,000 है। मतलब अगर मैं देखूं तो अभी भी 4 लाख एक्टिव केसेस हैं, जो एक काफ़ी बड़ी संख्या है। अगर मैं आपको भारत की स्थितियों के बारे में बताऊं तो भारत में जो चार अभी तक 1 लाख वेंटिलेटर ही उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अगर कंडीशन अगर कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है तो फिर क्या होता है, जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर अभी डेथ की बात करते हैं तो टोटल डेथ जो हुई है वो 28,084 हुई है। अगर 5 राज्यों की बात करते हैं तो 5 राज्य टॉप 5 में आते हैं, वो महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हमारे जो हैं वो बेसिकली आते हैं टॉप 5 में। और यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 3,18,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली 1,23,000, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे 1,75,000 और कर्नाटक 67,000 केसेस के साथ में। ये थी हमारी फर्स्ट पेज की न्यूज़ थी। पेज फर्स्ट में यहाँ ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली की है, और सेरोलॉजिकल सर्वे की बात हो रही है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो है पूरे देश में जो केसेस हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर आई है सेरोलॉजिकल सर्वे की तरफ से, जिसको करने वाली एजेंसी है। एजेंसी का नाम ध्यान रखिएगा, एजेंसी का नाम है एपेक्स हेल्थ सर्विस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है एपेक्स हेल्थ सर्विस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसने अभी सर्वे किया है और ये पाया है कि पूरे दिल्ली में हर 5वें पर्सन को कोविड हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह है जो दिल्ली की आबादी है वो करीब 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, और हर 5वें पर्सन का मतलब होता है करीब 20 से 25-30 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने ये सर्वे बताया है कि करीब करीब 41 लाख लोगों को दिल्ली के कोरोना हो चुका है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 11 लाख लोगों को जो केसेस हैं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने सर्वे में पाया कि 41 लाख जो केसेस हुए हैं उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनमें असिम्टोमेटिक पाया गया है कोविड-19, और वो लोग अपने आप रिकवर हो चुके हैं, उनको पता तक नहीं चला कि उनके अंदर कोविड आया था। ये कैसे पता चला? जब उनकी एंटीबॉडी, जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें देखा गया कि उसमें कोविड-19 की एंटीबॉडी पाई गई हैं, और जबकि उनको कोई भी लक्षण हुआ ही नहीं और वो बीमार हुए भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि असिम्प्टोमेटिक अगर वायरस है, अगर वायरस का लक्षण आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, असिम्प्टोमेटिक होना चाहिए, और उससे लोग क्या होते हैं ना, बिना डेथ हुए आदमी क्या होता है, रिकवर हो जाता है। चलिए, हम आगे चलते हैं अपनी ये न्यूज़ पे, और यहाँ पे मैं आपको ये न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में क्या है, ये देखिएगा, यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ लोग नरेगा का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें एक खबर ये है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, ठीक है, जिसने अभी हाल ही में, आपको पता है कि बहुत सारे लोग ही प्राइवेट सेक्टर में जॉबें छूट चुकी हैं। अब जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब छूट चुकी हैं तो क्या होगा, वो बेसिकली वर्क करने के लिए मजबूर हो रहे हैं नरेगा जैसी उसमें रोजगार गारंटी अधिनियम में। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर कुछ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता देता हूँ। हिंदी में पहले सुन लीजिए। नरेगा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये होता है नरेगा का पूरा नाम। अभी क्या हो चुका है, मनरेगा हो चुका है, तो आप महात्मा गांधी अगर लगा देंगे तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में से कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है,
जो नरेगा बना था, मैं नरेगा की बात कर रहा हूँ, 6 फरवरी 2006 को बना था, ठीक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के हो गया था मनरेगा। ध्यान रखिएगा, 6 अक्टूबर 2006 को नरेगा हुआ था और उसके 3 साल बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा रख दिया गया था, ठीक है। इसमें बस मुझे इतनी सी खबर बतानी थी। यहाँ पे जो नरेगा में जो प्रतिदिन आय मिलती है या प्रतिदिन की दिहाड़ी बोलें, वो 210 रुपये मिलती है, ठीक है। दूसरी बात मैं करता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसमें महिलाओं की 33% जो भागीदारी है वो होनी ही चाहिए, ठीक है। तीसरी मैं बात करता हूँ, अगर इसमें कोई पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसको 25,000 रुपये का जुर्माना मतलब हर्जाना मिलता है, जुर्माना नहीं हर्जाना मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जिसके मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं और हमारे सामने ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 15 पे है द वर्ल्ड की जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे अभी पाकिस्तान क्या करने वाला है, पाकिस्तान बैन करने की बात कर रहा है टिकटॉक को। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक लाइव जो वीडियो बनाती थी, कंपनी बीगो, BIGO, बीगो को बैन किया है। और अभी पाकिस्तान ने कहा है कि हम टिकटॉक को भी बैन कर देंगे अगर उन्होंने अपने जो अनऑथराइज जो वीडियो हैं उनको नहीं स्क्रूटनी किया। स्क्रूटनी का मतलब होता है सूक्ष्म परीक्षण करना, ठीक है। उस पर आपको बार बार चीज़ें देखनी होती हैं कि कहीं ना कहीं जो इलीगल जो वीडियोस हैं वो तो नहीं हो रही हैं, या कहीं पोर्नोग्राफी को तो नहीं प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अभी जैसे अपने इंडिया में ट्राई होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, वहाँ पाकिस्तान में होता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी होती है। तो वो चीज़ इस चीज़ों को देखती है और उन्होंने एक तरह से थ्रेट दिया है बेसिकली टिकटॉक को। आपको पता है कि टिकटॉक जो है वो कई देशों में बैन है, इंडिया में बैन है, इसके साथ साथ यूरोपियन कई कंट्रीज़ ने भी बैन कर रखा है। अभी यूएसए ने तो फिलहाल बैन नहीं किया है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ ने कई कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग पेज द वर्ड पे, और पेज नंबर 15 की जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयू ने अभी क्या किया है, यहाँ पे ये खबर देखिएगा। ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने 857 बिलियन डॉलर का जो है वो बजट पेश किया है। कितना, 857 बिलियन डॉलर का। अगर मैं इसे रुपए में कन्वर्ट करता हूँ तो रुपए में हो जाता है 66 लाख करोड़। अपने इंडिया ने अभी कितना बजट पेश किया था कोविड-19 के लिए, 20 लाख करोड़ का, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने सोचे 66 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, इतना बजट पेश किया है। अगर आप इकोनॉमी जानना चाहते हो यूरोपियन यूनियन के, तो जानते हैं उनकी टोटल इकोनॉमी कितनी है। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन यूनियन की टोटल इकोनॉमी है तो 20 ट्रिलियन डॉलर। कितनी है, 20 ट्रिलियन डॉलर। अपनी भारत की कितनी है, अपने भारत की जो इकोनॉमी है वो है समथिंग 2.79 लाख ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, लाख बोल रहा हूँ, 2.79 ट्रिलियन डॉलर है और उनकी है 20 ट्रिलियन डॉलर, हमसे करीब 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं, तो 27 देश आते हैं। और कौन सा देश अभी हाल ही में अलग हुआ था, तो वो हुआ था ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो अलग हो गया था। मैं यह सीधे बोलूँ तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो अलग हो गया था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बताएंगे ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और ब्रुसेल्स में ही क्या है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है, ठीक है। चलिए आगे अगली न्यूज़ पे चलते हैं, पेज नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी का जो पेज है उस पे चलते हैं और यहाँ पर राहुल बजाज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राहुल बजाज जो हैं वो बजाज फाइनेंस के अब चेयरमैन नहीं रहेंगे। देखिए जो बजाज कंपनी है उसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे बजाज बैंकिंग होती है, बजाज फाइनेंस होती है, बजाज मोटर वर्क्स होती है, बजाज ऑटोमोबाइल्स होती है। तो बहुत सारी अलग अलग फर्म्स होती हैं, ठीक है। तो उसकी जो एक इकाई है बजाज फाइनेंस, वहाँ के उस चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब उनके बेटे चेयरमैन बनेंगे, और बेटे कौन है, संजीव बजाज। संजीव बजाज अब उनके बेटे उनकी जगह लेने वाले हैं। और जो उनका इस्तीफ़ा होगा वो 31 जुलाई 2020 को होगा, मतलब आने वाले 10-12 दिन के अंदर, 10-11 दिन के अंदर
उनका वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस्तीफा हो जाएगा। ठीक है, संजीव कुमार बन जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 17 पे, 17 पे ही चलते हैं और इकोनॉमी के सेक्शन में यहाँ पे HUL की जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आई है, जहाँ पूरे कोविड-19 की वजह से हर सेक्टर जो है वो मंदी की मार झेल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, या एसेंशियल चीज़ें हैं, वो इस समय बहुत पीक पे हैं। जैसे आप अनाज आप लोगे ही लोगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ कि जो है जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, या फिर आपके हैंड वॉशेस हो गए, तो ये आप वगैरह लोगे ही लोगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो नेट इनकम है वो बढ़ गई है। इस जो जून क्वार्टर की मैं बात करूँ, तो जून क्वार्टर में जो है नेट इनकम बढ़ गई उनकी। ठीक है, चलिए, आज है 23 जुलाई, और 23 जुलाई को जो इम्पोर्टेंट डे होता है वो होता है नेशनल रिफ्रेशमेंट डे। इस समय क्या होता है, ये नेशनल रिफ्रेशमेंट डे जो है वो यूएसए का है। यूएसए में इस टाइम पे गर्मी पड़ रही होती है, और जब गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पे रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो अमेरिका ने इसको डिसाइड किया कि हम लोग 23 जुलाई को नेशनल रिफ्रेशमेंट डे मनाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, 23 जुलाई को नहीं होता है, जो चौथा थर्सडे होता है जुलाई का। ठीक है, वहाँ उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी होती है, तो चौथे थर्सडे को मनाया जाता है, फोर्थ थर्सडे ऑफ जुलाई। और फोर्थ थर्सडे ऑफ जुलाई इस बार किसको पड़ा है, किस तारीख को पड़ा है, 23 जुलाई को पड़ा है। तो 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है, नेशनल रिफ्रेशमेंट डे। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर में यही रखता हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।